मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने को आज 1 माह हुआ। वादी की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, लोगों पर मवासलाती पाबंदियाँ अब भी जारी। हम जायज़ा लेंगे कि हुकूमती दावों में कितनी सदाकत है कि वहाँ हालात मामूल पर आ गए हैं। आज सरबीन में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि कश्मीरियों के लिए अब क्या रास्ते खुले हैं और दुनिया के ममालिक क्या इंडिया पर कोई दबाव डालेंगे। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रियासत की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के हुकूमती फ़ैसले के बाद कश्मीर में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। इंडियन हुकूमत ने 5 अगस्त को आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करने का ऐलान किया था। वादी में कम्युनिकेशंस शटडाउन और पाबंदियों को 1 महीना गुजर चुका है। इस दौरान BBC उर्दू ने मुतअद्दिद बार कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों और तशद्दुद के बारे में रिपोर्टिंग की। श्रीनगर में हमारे नामनिगार रियाज मसरूर ने पिछले 1 महीने की सूरत हाल के बारे में ये तफसीलात बताई। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 30 साला मुसल्लह शोरिश के दौरान ये पहला मौका है कि मुसलसल 1 माह तक जिंदगी मअतल है। बाजार बंद हैं, हालांकि किसी तरह की कोई कॉल नहीं है, लेकिन कारोबारी सरगर्मियां जिस तरह से आप देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से 1 माह से हैं। और इंटरनेट और टेलीफोन राबितों पर पाबंदी है, मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे हैं। हालांकि लैंडलाइंस को रेस्टोर करने की बात की जा रही है और हुए भी हैं कुछ। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों का ट्रैफिक है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद है। और गिरफ्तारियों की तादाद के बारे में हुकूमत कुछ नहीं कह रही है, सिवाय इसके कि 200 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हज़ारों की तादाद में जो लड़के गिरफ्तार हैं उनके बारे में पुलिस कहती है कि उन्हें थानों में काउंसलिंग करके रफ्ता रफ्ता छोड़ दिया जाता है। अब कश्मीरियों में एक अजीब तरह का खौफ पाया जाता है। उन्हें लगता है या तो जंग होगी या कश्मीर में जो लावा पक रहा है वो फूट पड़ेगा। लेकिन हुकूमती सतह पर ऐलानात किए जाते हैं कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से वाबस्ता मशरिक़ी वस्ता के अमूर के माहिर तारिक सुलेमान। शुमाली आयरलैंड से हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं पॉलिस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर रिसर्च वसुंधरा सिरनेट। और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू, जो अभी हाल ही में श्रीनगर से लौटी हैं। आप सबको सरबीन में खुशामदीद। सना इरशाद मट्टू, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, आप बस हाल ही में कश्मीर से दिल्ली आई हैं, 1 माह से कश्मीर लॉकडाउन में है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कैसे गुजर रहे हैं लोगों के शब रोज़? जी हाँ, तो बस मैं कल ही आई दिल्ली, तो अभी मुझे वो कम्प्लीटली मुझे लग रहा है कि मैं किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गई हूँ यहाँ, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, उधर शटडाउन था। और जो मतलब और लोगों का वहाँ पे तो इट्स टोटली फ्रस्ट्रेटिंग, सिचुएशन इज़ वेरी नॉट नॉर्मल। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक खाने पीने की अशिया का ताल्लुक़ है या अद्वियात की दस्तयाबी का ताल्लुक़ है, उसका क्या हाल है? क्योंकि तिब्बी या मेडिकल इमरजेंसी के बारे में जो बातें सुन रहे हैं हम, उनमें कितनी सदाकत है? हाँ, ये आप देखिए कि पहले जो ड्रग वगैरह, जो मेडिसिन्स वगैरह है, मेडिकल शॉप्स जो है वो खुली रहती है कई इलाकों में। लेकिन ऐसा भी है कि आप देखिए डाउनटाउन देखें या कुछ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो इनको मतलब कम्युनिकेशन जो है, वो जो बैरियर है कम्युनिकेशन है, लोग जा नहीं पा रहे हैं लाने के लिए, तो उन सब लाइफ सेविंग ड्रग्स में उनको वो बहुत मुश्किल से वो लाने उनको पड़ती है। ठीक है। अच्छा वसुंधरा, आपने मौजूदा सूरत हाल पर काफ़ी तहकीक भी की है। कश्मीर में हालात रह कर काफ़ी अरसे से ख़राब होते रहे हैं। लंबे अरसे तक कर्फ्यू, मोबाइल फ़ोन का बंद होना, इंटरनेट का बंद होना, ये पहली बार तो नहीं हुआ। इस बार सूरत हाल क्या वाकई बहुत डिफरेंट है, अनप्रेसिडेंटेड है? जी आलिया जी, पहले आपका शुक्रिया हमें इस शो पे लाने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर में ऐसे जो आप बोल रहे हैं कम्युनिकेशन शटडाउन, संपर्क पे पाबंदी, कर्फ्यू, ये सब पहले भी हो चुका है। नॉट ओनली बीजेपी के टाइम पे, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी काफ़ी अरसे तक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर्फ्यू हो चुका है। लेकिन इस बार
क्या इसमें जो स्पेशल चीज़ है जो हमें गौर करना है कि दफ़ा 370 के हटाए जाने पे ये जो एक बड़ा शॉक लगा है कश्मीरी सोसाइटी को, इसके बाद ना तो किसी को प्रोटेस्ट या कुछ पब्लिक में बोलने के लिए आज़ादी दी गई है, ना तो कुछ इसमें वाद विवाद हो पाया है कश्मीर में, ना तो इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का, और ऊपर से स्टेट को उन्होंने डिवाइड भी कर दिया, बाइफरकेट भी कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो बोल रहे हैं लोग कि ये एक उनको अपमानित करने के लिए किया है। अब इतना सारा इमोशन अगर इतने ट्रबल्ड एरिया में है और आप फिर लोगों पे पाबंदी लगा रहे हैं कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप सरकार से कुछ वार्तालाप नहीं कर सकते, कुछ वाद विवाद बातचीत कुछ भी नहीं हो रही है, और इसके ऊपर से आपने इतनी पाबंदियां लगा दी, कर्फ्यू हो गया, संपर्क पे पाबंदी हो गई, बच्चे जो कश्मीर के बाकी इंडिया में हैं उनको पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, वो लोग इतने वरीड हैं, तो इसलिए ये बात स्पेशल है। अच्छा वसुंधरा, इंडियन हुकूमत का जो इस वक्त नैरेटिव है वो जिस तरह की सूरत हाल आपने प्रेजेंट किया उससे ज़रा मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, उन्होंने इस एक माह के बारे में क्या कहा। गुज़िश्ता 30 दिनों में एक भी हलाकत नहीं हुई और मैं तो कहूँगा कि ये कश्मीर की तारीख में सबसे पुरअमन दौर है। सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी और वजह से शहरियों की हलाकत के एतबार से ये सबसे पुरअमन 30 दिन गुजरे हैं। जितनी भी हलाकतें हुई हैं उनकी वजह शिद्दत पसंद या पत्थर फेंकने वाले मुजाहिरीन हैं। तो वसुंधरा, जो स्टेट का नैरेटिव है, जो हुकूमत का बयानिया है, वो हमने अभी सुना। आपके पास जो इत्तलात हैं, आपने कुछ तो उसका जिक्र किया, क्या वो भी ऐसी ही हैं या मुख्तलिफ हैं? क्या वाकई कश्मीर में इस वक्त अमन है? इतना अमन कश्मीर में पहले कभी नहीं देखा? जी, अगर आप 1 मिलियन के करीब अगर आप फौज भेज दें तो और फिर उसको बोले कि अब अमन है वहाँ पे और सब कुछ साधारण है, ये नॉर्मलाइजेशन का जो हम सुन रहे हैं बार बार, तब तो फिर प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हमारी लाइफ टाइम में, हमारी जिंदगी में क्या जो चीज नॉर्मल है उसका मीनिंग बदल गया है कि क्या हुआ है यहाँ पे। जो अभी हमारे जो वहाँ पे शासन चला रहे हैं फौज का ढिल्लन जी, उन्होंने जो बोला, अब देखिए, एक जो लड़का जिसकी इंजरी लास्ट मंथ अगस्त में हुई थी, अगस्त मंथ में, असरार अहमद खान, वो युवक अब उन्होंने दम तोड़ दिया है 1-2 दिन पहले, लेकिन उनके जो एक्सरे रिपोर्ट, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट, उनका जो डॉक्यूमेंट जो द वायर न्यूज़ पोर्टल जो है वेबसाइट, उन्होंने जो रिलीज किया है, तो उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई ये तो पैलेट गन की इंजरी से इनकी डेथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस सब पे बात जारी रखेंगे, लेकिन तारिक सुलेमान साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में जो रिवायती दोस्त रहे हैं वो इस बार इस मामले पर पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा करीब खड़े नज़र नहीं आते। इनफैक्ट शायद बज़ाहिर इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। क्या ये तासुर सही है, और अगर है तो इसकी वजह क्या है? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के ये रवायती दोस्त कश्मीर के इशू में कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं रहे। अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ा फ्रेंटिक दौरा किया था 1990s में, जब OIC हो रही थी, तो वो चाहती थी कि OIC एक स्टैंड ले कश्मीर के ऊपर। तो आखिर में सद्दाम हुसैन ने उनको बताया था कि बेबी, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये कर सकते हैं कि एक गैर मौसर किस्म की स्टेटमेंट दे दें, लेकिन कश्मीर के इशू पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अपने बड़े इश्यूज़ हैं, फिर कुर्दों के मसाइल आ जाएंगे, फिर दूसरी हमारी अपनी माइनॉरिटी के, तो हम इस इशू पे नहीं बोल सकते। तो पाकिस्तान ने अब तक अपने इन रवायती दोस्तों के अंदर कश्मीर के इशू पे कोई काम नहीं किया। तो अगर रवायती दोस्त उनके कभी भी इस मामले पे दोस्त नहीं थे, तो फिर पाकिस्तान किन पर इन्हिसार करे अपनी इस बात को, इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने के बाद अब तक अपने आप को उम्मा के अंदर प्लेस करता रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये नेशन स्टेट्स का है।
तो नेशन स्टेट्स ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के बात करनी है और उन्होंने अपने ताल्लुकात देखने हैं और उसमें उन्होंने ये देखना है कि हमारे लिए, हमारी तजारत के लिए, हमारे बाकी मौक़िफ़ के लिए कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा बेहतर और मौसर है। तो उस मामले में हम इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बात हम जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। सरबीन में आगे चलकर कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक माह में इंडिया ने हासिल क्या किया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में कश्मीर में एक माह से जारी लॉकडाउन पर बात कर रहे थे। ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले देखें कि खुद इंडिया में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मनीष तिवारी ने कश्मीर लॉकडाउन का एक माह पूरा होने के मौके पर क्या कहा। For the last 1 month, गुज़िश्ता एक माह से कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है, हर एतबार से। in every sense of the word, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर एक गैर एलानिया इमरजेंसी की जद में है, जहां शहरी हुकूक का वजूद खत्म हो चुका है। सिविल राइट्स हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। कश्मीर इज अ वोल्केनो व्हिच इज वेटिंग टू एक्सप्लोड। कश्मीर एक आतिशफिशा बन चुका है जो फटने के इंतजार में है। बीजेपी हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल, खौफ पैदा करने और गिरफ्तारियों के अलावा दूसरी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे वो खुद इंसान की पैदा की हुई इस मुसीबत का हल निकाल सकें। This man-made disaster which they have created. कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। तारिक सुलेमान, वसुंधरा सिरनेट और सना इरशाद मट्टू अब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को एक बार फिर खुशामदीद। सना, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया में भी कश्मीर पर सियासी इख्तलाफात तो नज़र आ रहे हैं, हमने अभी देखा, लेकिन जहाँ तक कश्मीर की अंदरूनी सियासत का सवाल है, ख़ासतौर पर जो हिंद नवाज़ या प्रो इंडिया जमातें हैं, वो इस वक्त कहाँ खड़ी नज़र आती हैं? चाहे प्रो फ्रीडम हो या सेपरेटिस्ट हो या मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब अभी अरेस्टेड है। और लेकिन ये भी हमने देखा कि कल भी जो बयान आया इनके जो एमपीज है, तो वो यही बोल रहे हैं इनका ये कॉमन ग्राउंड है, लाइक हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी, मतलब आइडेंटिटी के लिए, एक आइडेंटिटी पे सवाल है। मतलब अब तो फिलहाल कम्युनिकेशन बंद है, वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा जब कम्युनिकेशन रिस्टोर हो जाएगा या उनको जेलों से, मतलब जो अरेस्ट है, उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा वसुंधरा, इंडिया ने बज़ाहिर अगर देखा जाए तो जो प्रो इंडिया या हिंद नवाज़ जमातें थीं, आवाज़ें थीं, और जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप थी, जो अलहदगी पसंद क़यादत है, उस सब को एक साथ एक तरफ कर दिया है। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी अब कश्मीर में क्या होगी? जी आलिया जी, इसका जवाब देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी, जो उन्होंने एड्रेस दिया था नेशन भारत को इस 370 के निरस्त होने के बाद, उस पर गौर करें। ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे तरक्की होगी, डेवलपमेंट आएगा, इकोनॉमिक्स बेटर हो जाएगी उस जम्मू एंड कश्मीर की, और वहाँ पे टूरिज्म होगा, वाकई में ज्यादा बिजनेसेस खुलेंगे। तो उनका ये विजन है, ये प्लान है। तो स्ट्रैटेजी इसमें आगे जाने के लिए एक तो है कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, वो बोल रहे हैं। सेकेंडली लेकिन जो लोग हैं जो गौर कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन पे, वो बोल रहे हैं कि देखिए ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है। यहाँ पे आगे जाके प्लान ये है कि लोगों को यहाँ सेटल किया जाएगा, बाकी इंडिया से लोग आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अपने बिजनेसेस चलाएंगे, और शायद अगर ये स्ट्रेटजी काम कर जाए तो कश्मीर का एकीकरण हो जाएगा और क्षेत्रीय अखंडता बढ़ जाएगी इंडिया की, यानी जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, हम पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में भी बात कर रहे थे तारिक सुलेमान साहब। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, इस वक्त अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर जो उनके रिवायती दोस्त हैं मशरिक़ वस्ता में, वो वैसे भी कश्मीर के मामले पर कभी उनके साथ खड़े नहीं थे, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर के इशू पे कोई इनिशिएटिव नहीं है। उनके पास कोई इतने ऑप्शंस नहीं हैं। अब तक वो रिएक्ट करते रहे हैं, जो कुछ भी होता रहा है, अब भी वो रिएक्ट कर रहे हैं उसके सिलसिले में, बजाय इसके कि वो
दोबारा से उसको रीडिज़ाइन करें, अपने जो ऑप्शंस हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि वो उसको बजाय इसके कि बैनुल अक़वामी सतह पे इसको रेज़ करें, जिससे कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और ना होगा, उसको रीजनल सतह पे, क्योंकि उसके 4 स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान वाहिद स्टेक होल्डर नहीं है, उसमें इंडिया और कश्मीरी भी हैं, और चाइना ने भी लद्दाख के कुछ इलाके पे कब्ज़ा कर रखा है। तो अगर पाकिस्तान रीजनल लेवल पे कश्मीरियों को ये इनिशिएटिव देने की कोशिश करे कि उनकी लीडरशिप ये इनिशिएटिव ले, बजाय इसके कि पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेके उनके लिए इस महाज पे लड़े, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ऑप्शन यही एक नज़र आता है कि वो कश्मीरियों को लीड दे किसी ना किसी हवाले से। ठीक है, आपने कहा कि वो कश्मीरियों को लीड दें। सना, मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रही थी कि इस वक्त कश्मीरी कर क्या सकते हैं? अगर आप देखें तो लीडरशिप सारी जेल में है, चाहे वो प्रो इंडिया लीडरशिप हो, अलहदगी पसंद लीडरशिप हो, या फिर सिविल सोसाइटी के अरकान हो, सब जेल में हैं। तो कश्मीर में इस वक्त क्या सोच है, वो क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, जो कश्मीरी की बात है, मतलब कश्मीरियों को तो खुद समझ नहीं आ रहा करेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे तो किसको कहेंगे, क्योंकि जो लीडर्स है, मेन स्ट्रीम है, जो भी है, सब बंद है अभी। एंड अभी वहाँ पे लोग डरे हुए भी है कि अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि लोग डर रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो डरे हुए हैं लोग, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है करेंगे। उनका पहली जो प्रायोरिटी है लोगों की, वो ये देख रहे हैं कि जो उनके रिश्तेदार है वो ठीक है, वो कहाँ है, वो कैसे है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है बाकी लोगों से, ताकि वो आए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब कुछ बात चलाए, में भी कोई लीडर भी आ जाए, बने। अभी कम्युनिकेशन नहीं है, जब ये खुल जाएगा तो समझ आ जाएगा करना क्या है। अच्छा वसुंधरा, 1 माह हो गया इस लॉकडाउन को, इतने सारे लोग, लाखों लोग लॉकडाउन में हैं, उनका कोई राब्ता नहीं है किसी से भी। इस 1 माह में इंडियन हुकूमत ने कश्मीर में हासिल क्या किया? हासिल क्या किया कि हारा क्या, दिस इज ये है मुद्दा कि गेन्स क्या हुए हैं और असफलता कहाँ कहाँ हुई है। जी, जिस तरीके से अभी जो सरकार है इंडिया में वो कैसे सोचती है, ये तो एक बहुत बड़ी मतलब कहानी, मिस्ट्री है, हमें नहीं पता। आई एम सो सॉरी वसुंधरा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। वसुंधरा सिरनेट, सना इरशाद मट्टू और तारिक सुलेमान, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। आज सर्विंग में इतना ही, इजाज़त है।